नीच और धूर्त लोगों ने समाज में एक बहुत गहरी खाई पैदा करने की कोशिश की। महिला द्वारा मूत्र का छिड़काव किया गया, बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा, इन लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। भोजन दें, पानी दें और यही हमारे ऊपर अत्याचार करें। बीजेपी शासन में हिंदू मुसलमान के बीच खाई हो, वहीं इनकी राजनीति चलेगी। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। ये सरकार दलितों की हितैषी है ही नहीं, टोटल संविधान विरोधी पार्टी है। बिरादरी के लोग हैं तो योगी जी क्यों कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है ये उस महिला को उसके पति द्वारा या उसके परिवार द्वारा, उस समाज द्वारा खड़ा किया गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये निराधार बात है। जो उन्होंने किया, जो कृत्य उन्होंने किया है, वो माफी लायक नहीं है। सरकार इनकी है, ये तो जितना अत्याचार करना चाहेंगे उतना अत्याचार करेंगे, लेकिन हम लोगों को जवाब देना है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज टीवी पर। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नई पीढ़ी के नेता गजेंद्र यादव जी हैं, जो बदायूं में जिला पंचायत में भी सदस्य हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से लेकर अखिलेश यादव जी और अभी वर्तमान राजनीति तक एक लंबा दौर उन्होंने देखा है। छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लंबे समय से छात्र राजनीति की, और बरेली और बदायूं की राजनीति में आपकी एक विशेष पहचान है और वैसे आप पूरे प्रदेश में ही सक्रिय हैं। तो हम उनसे बात करेंगे आज विभिन्न मुद्दों को लेकर, और खासकर हम बात करेंगे इटावा के मुद्दे को लेकर। इटावा में जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कुछ कथावाचकों पर जो वहां पर कथा कर रहे थे एक गांव में, उन पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे सर से। तो सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपने भी इटावा की घटना देखी कि किस तरह से जो पिछड़ी जाति के यादव जाति के कथावाचक थे वो कथा करने गए और किस तरह उन्हें अपमानित किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें पीटा भी गया, उनका सिर मुड़वा दिया गया और उन पर बताया जा रहा है कि ब्राह्मणी जो है उनका पेशाब भी छिड़का गया। तो कैसे इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को, इंडस न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए। इटावा में जो घटना हुई है, ब्राह्मण समाज ने जो यादव समाज के कथावाचक पर एक जो आंखों से नेत्रहीन व्यक्ति था उस पर जो हमले किए और जो महिला द्वारा मूत्र का छिड़काव किया गया, बहुत ही निंदनीय है। मतलब ये एक ऐसी घटना है जो समाज में एक बहुत ही गलत संदेश देती है। जहाँ हम बराबरी की बात करते हैं, संविधान हमें जहाँ बराबरी की बात करता है, समानता का अधिकार देता है, वहाँ पर इन जैसे कुछ नीच और धूर्त लोगों ने समाज में एक बहुत गहरी खाई पैदा करने की कोशिश की है। मैं अपने यादव समाज के भाइयों से और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे, और यादव परिवार हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों से जो भी हमारे घर में, चाहे जो डस्ट ऑन हुआ, जो भी हवन हुआ, यज्ञ हुआ, पूजा हुई, पाठ हुई, इन लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। आप अपने लोगों से, बहुत हमारे समाज में भी बहुत विद्वान लोग पढ़े हैं, उनसे आप सारे कर्मकांड कराइए। क्या जरूरत है? हम इन्हें भोजन दें, पानी दें और यही हमारे ऊपर अत्याचार करें, ये न्याय नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो इटावा में जो घटना हुई है, इसमें बहुत निर्दोष लोगों पे एफआईआर हुई है। वो सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने गए थे, वहां घेराव किया गया। बीजेपी शासन में जितने इनकाउंटर हुए हैं अभी तक, फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो हमारी पिछड़ी जातियों के हुए हैं। यादव, मौर्य, कुशवाहा, हमारा एससी समाज, इन्होंने इनको टारगेट पे रखा हुआ है। ये सरकार हम लोगों को, हमसे जीने का अधिकार छीन रही है।
ये सरकार आने वाले समय में 2027 विधानसभा चुनाव में ये समाज, हमारा पिछड़ा समाज, पीडीए, इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि ये आने वाले 50 सालों तक शासन में नहीं आएंगे। एक और बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ही गलत हुई है घटना, और पहले जो समाज था आज के, अगर मैं 60-70 साल पहले जाऊं तो भेदभाव होता था गांव में, बहुत ही बुरी तरह भेदभाव था, पिछड़ी जाति के साथ भी, दलित जाति के साथ ही। संविधान ने कुछ व्यवस्था में सुधार किया, तो आपको लगता है कि उस व्यवस्था को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है, समाज को पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी की राजनीति ही इसी पे चल रही है कि जितना ये भाईचारा खत्म करेंगे, आपस में खाई पैदा करेंगे, चाहे वो हिंदू मुसलमान के बीच खाई हो, वही इनकी राजनीति चलेगी। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, ना शिक्षा का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, ना नौकरी का मुद्दा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो पार्टी है ये टोटल संविधान विरोधी पार्टी है। अभी इनके एक आरएसएस के सरसंघचालक हैं दात्रे जी, उन्होंने बोला है कि क्या नाम है, संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटाया जाए। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। आने वाला जो समय है, पूरा भारत जागरूक हो रहा है, पीडीए एकत्र है, और आने वाले समय में बीजेपी का सफाया ऐसे होगा कि आने वाले वर्षों ये पार्टी ये जमीन में चली जाएगी, धूल मिट्टी में मिल जाएगी। एक और स्टेटमेंट है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शंकराचार्य जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनसे एक पत्रकार पूछता है किसी चैनल का कि कथा करने का अधिकार किसे है, क्या पिछड़ी जातियों को, दलितों को है? तो उन्होंने कहा कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। तो ये जो वक्तव्य है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी हैं जो हैं, बड़ा, मैं उनके बारे में खैर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा मत ये है कि किसी भी समाज में अगर कोई विद्वान व्यक्ति है तो वो कथा कहने का भी अधिकारी है, वो प्रवचन देने का भी अधिकारी है। मतलब आपका विद्वान होना ही पर्याप्त है। आपका किसी जाति विशेष में कि आपका ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। आप अगर विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको ज्ञान है उस विषय के बारे में जिसमें आप बोलना चाह रहे हैं, तो आपको किसी जाति विशेष का होने का वो नहीं है कि हम ब्राह्मण है साहब, हम ही कथा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्र सम्मत यही है। उनका कहना है कि मनुस्मृति या जो ग्रंथ हैं वो ऐसा कहते हैं। तो इस कैसे क्या जवाब रहेगा? मनुस्मृति के बारे में आप पढ़िए। मनुस्मृति आपने पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। शंकराचार्य जी तो बहुत कुछ कहते हैं। अब वो उनकी बातों पे समाज सब समझ रहा है उस चीज को। जो अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी कोई खराब बात अगर कह रहे हैं तो उसको उससे अपना किनारा करना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। एक और चीज आई है जो आपने भी उल्लेख किया था कि कथावाचक जो है जिनका अपमान हुआ, उनका जो लोग विरोध कर रहे थे उस घटना का, उनको निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया और वो निहत्थे थे, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, फायरिंग भी उन पे की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन पर गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं और आगे क्या रणनीति है? आपको अभी पिछले कई महीनों में आपको पता होगा, हमारी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आदरणीय सुमन जी, रामजीलाल सुमन जी, उनके ऊपर उन्होंने एक बयान दिया था। उनके ऊपर करणी सेना वालों ने आगरा में कितना बड़ा उन्होंने वहां पे पूरा आगरा में उद्दंडता की। वहां पे टायर फेंके गए उनकी गाड़ियों के ऊपर, लेकिन उनपे तो गोली नहीं चलाई इस सरकार ने। ये सरकार जो है ना, ये सरकार दलितों की हितैषी है ही नहीं, पिछड़ों की हितैषी नहीं है सरकार। ये सरकार तो हमेशा यही चाहती है कि शासन जो हो वो जनरल वाले करें, पिछड़े जो है घास छीलें, गाय चराएं, भैंसे चराएं। ये सरकार, इस सरकार के बारे में जितना कहा जाए वो बहुत ही इस सरकार के बारे में जितना कहा जाए वो बहुत ही खराब है।
योगी जी कह रहे हैं कि हम सभी को एक नज़र से देखते हैं। जैसे आप योगी सरकार पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि उनके लिए कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है जाति देखकर कार्रवाई कर रही है वहाँ पर, इसलिए कार्रवाई हो गई कि वो पिछड़ी जाति के लोग थे, और वहाँ करणी सेना वालों पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो ठाकुर थे? योगी जी के बिरादरी के लोग हैं, तो योगी जी क्यों कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? योगी जी की बिरादरी के लोग हैं भाई, ठाकुर लोग थे। अब यहाँ यादव हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, तो योगी जी अपने लोगों को बचाएंगे ना। तो ये योगी जी का शुरू से ही रहा है, वो कभी भी पिछड़ों को, आप उनके मंत्रालय में ही देख लीजिए, एक हमारे स्टूल मंत्री जी हैं जो सिर्फ स्टूल पे बैठते हैं, है ना। तो वहां पे पिछड़ों की औकात ये है कि आपको स्टूल मुश्किल से नसीब हो रहा है, उनका मंत्रालय उनको नहीं पता कि उनको काम क्या करना है, उनके कहने से एक ट्रांसफर नहीं हो सकता, एक पोस्टिंग नहीं हो सकती। उनको चुनाव हराने का काम किया योगी जी ने। तो वो तो योगी जी चाहते ही नहीं है कि कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमारे बगल में आके बैठे। तो ये जो घटना हुई है इटावा की जो घटना, आप इसकी निंदा कर रहे हैं, सरकार पे भी आप हमलावर हो रहे हैं, लेकिन आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि जिनकी गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियां हो गई हैं, और एक और भी बहुत ही बड़ी बात सामने आई है कि जो कथावाचक थे, जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा था, उन पर एफआईआर भी हुई है। और जो महिला, जो जिस तरह का उन्होंने गंदा कृत्य किया, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो आपको ये जो बाद में जो हुआ है, वो कैसे देखते हैं छेड़छाड़ देखिए, वाला? ये छेड़छाड़ वाली बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप वीडियो देखिए उनका, उस घटना का वीडियो भी एक वायरल हुआ है, इसी घटना का, मारपीट की जो घटना हुई है कथावाचकों के साथ, उसमें एक अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है, ये उस महिला को उसके पति द्वारा या उसके परिवार द्वारा, उस समाज द्वारा खड़ा किया गया है बतौर पेशबंदी की क्रॉस एफआईआर हो, है ना। तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये निराधार बात है। और आप उनकी, अब जो महिला जो बयान दे रही है, उनके बगल वाली महिला को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख लीजिएगा। तो ये सब ढकोसले हैं, इनका कोई मतलब ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो उन्होंने किया, जो कृत्य उन्होंने किया है, वो माफी लायक नहीं है। और रही बात उन निहत्थे लड़कों की जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, तो पुलिस प्रशासन से हम लोग ये मांग करेंगे, हमारे नेता जो हैं वहाँ पर, उन लोगों से, वो लोग लगे हुए हैं उन लड़कों के बचाव के लिए, और अधिकारियों से बात करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो आगे की रणनीति क्या है? लॉन्ग टर्म में क्या रणनीति है? आप लोग कैसे इस तरह, क्योंकि अब कथावाचकों पे फायर हो गई, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, और अगर दोबारा प्रदर्शन होता है तो उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो कैसे लड़ेंगे? मतलब ये जो घटनाक्रम है या इस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था, उससे कैसे लड़ेंगे? अब सरकार इनकी है, ये तो जितना अत्याचार करना चाहेंगे उतना अत्याचार करेंगे, लेकिन हम लोगों को जवाब देना है। हम लोगों को एकजुट होके, पीडीए समाज को एकजुट होके, आदरणीय अखिलेश जी की विचारधाराओं को लेके, श्रद्धेय नेताजी की विचारधाराओं को लेके, मान्यवर काशीराम जी की विचारधाराओं को लेके हमें आगे बढ़ना है। बाबा साहब के विचारों को लेके हमें आगे बढ़ना है, और हमें एकजुट होके पीडीए समाज को, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग आने वाले समय में 2027 में चुनाव लड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और हम लोग 400 पार सीटों से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ गजेंद्र यादव जी, जिनका कहना है कि जो घटना है इटावा की, उसकी वो निंदा कर रहे हैं, सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है, और उनका ये भी कहना है कि जो कथावाचकों पर एफआईआर हुई है, वो कहीं न कहीं क्रॉस एफआईआर करने की कोशिश की गई है, मामले को हल्का करने की कोशिश की गई है। तो आप उनके विचारों को कैसे देखते हैं? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है इस वीडियो को लेके, आप हमें बता सकते हैं। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।